हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात करें चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास। और इससे लास्ट वीडियो में हमने 3 लॉ किए थे। हमारा टॉपिक चल रहा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें हमने 3 लॉ किए थे। फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवेजियर, सेकंड लॉ था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और थर्ड लॉ था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आज अपन नेक्स्ट लॉ करते हैं, फोर्थ लॉ। इट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। गिवन बाय द रीचर। एक साइंटिस्ट था रीचर, उसने ये लॉ दिया था। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में 11th क्लास में नहीं होगा और नहीं है, 5 लॉ ही है, लेकिन जो बच्चे IIT JEE इसकी तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये लॉ इम्पॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये लॉ सब में डिफरेंट है, बाकी 5 लॉ से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसका जो आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है, ठीक है। इस लॉ में क्या होता है, देखो 3 एटम होंगे, राइट। जब 3 एटम्स की बात आती है तो उसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ही है, क्लियर। तो होता क्या देखो इस लॉ के अंदर, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन 2 एटम्स कंबाइन with third atom with its fixed mass two atoms combine with third atom with its fixed mass, क्लियर। सपोज C और O है तो ये इससे कंबाइन होता है, बनाता है CH4, है ना। ये इससे कंबाइन होता है, बनाता है H2O। 2 एटम्स कंबाइन विथ थर्ड एटम विथ फिक्स मास, यानी कि यहाँ पर CH4 है, हाइड्रोजन है, इसके एक फिक्स मास से कंबाइन होगा, क्लियर। और यहाँ पर अगर वाटर फॉर्मेशन होता है तो जो एक हाइड्रोजन के एक पर्टिकुलर मास होता है उससे फिक्स मास से कंबाइन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन दोनों का फिक्स मास, नहीं, इनकी जो रिएक्शन होती है इसमें जो मास एक फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि अगर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है H2 + O2 H2O, तो फर्स्ट टाइम तो ऑक्सीजन का 2 ग्राम यूज आया, है ना, और नेक्स्ट टाइम 4 ग्राम आ गया, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स मास ही होता है रिएक्शन के अंदर, वो आपस में इंटरेक्ट करके रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। यहाँ पर वही है कि 2 एटम्स कंबाइन विथ थर्ड एटम्स विथ फिक्स मास, क्लियर। देन their mass ratio will be equal, or whole number ratio with when they combine itself with mass ratio when they combine itself, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजनिंग है ना, काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, बड़ा डेफिनेशन है, बट एग्जाम्पल को देखते हुए समझो। 2 एटम्स कंबाइन विथ थर्ड एटम्स विथ फिफ्थ मास, 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं एक H2 के फिक्स मास से, और ये बना रहा है CH4, ये बना रहा है वाटर, क्लियर। देन देयर मास रेशियो विल बी इक्वल। देयर मास रेशियो यानी कि इस कंपाउंड के अंदर कितना मास है कार्बन का 12, इसमें कितना मास है ऑक्सीजन का 16, ठीक है, 12 और 16। देन देयर मास रेशियो इक्वल, या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो होगा with mass ratio when they combine itself, with mass ratio when they combine itself। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाता है CO2 या CO, ठीक है। सपोज अपन ले रहे हैं CO ले रहे हैं, पहले CO बनती है उसके बाद CO2 बनती है, ठीक है। तब
व्हेन दे कंबाइन, आपस में कंबाइन करते हैं तब उनका जो मास रेशियो आता है कितना आता है इधर 2 और 16 आता है, तब या तो इक्वल होगा, तो इक्वल आ रहा है 12 16 इक्वल आ रहा है, रेशियो आ रहा है ना, बस यही रो है। अगर यहाँ पर CO2 बना रही होती है तब एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। सपोज यहाँ पर CO2 बन रहा है, ठीक है, तब कितना आएगा 12 और 32, तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। 3:8, ठीक है, और इधर कितना आता है 12 और 3 का 16 का, कितना हो गया 4 3 12 4 4 16 3 4 रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दोनों कंबाइन होकर CO2 बना रहे हैं तो 3:8 और 3:4 आ रहा है, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। बट अगर CO बन रहा है, हालांकि स्टार्टिंग पहले CO बनता है उसके बाद CO2 बनता है, ठीक है, तो CO के केस में 12:16 यानी कि वही 3:4 ही है, इसका कितना है 3:4 ही है, जो कि इक्वल है। तो ये जो लॉ है, अकॉर्डिंग दिस लॉ व्हेन two atoms combine with third atom with its fixed mass, then their mass ratio will be equal or whole number ratio will be equal their mass ratio, कंपाउंड में उनका मास कितना आ रहा है 12 16 3 4 हो गया, will be equal, तो इस केस में इक्वल भी आ रहा है, और सिंपल होल नंबर रेशियो, इस केस में अगर CO2 बन रहा है तो एक होल नंबर रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो ये लॉ है। अगर अपन एग्जांपल एक और लेते हैं, SO दोनों मिलते हैं H से, ठीक है, इधर बनता है H2S, इधर बनता है H2O, ठीक है। तो इस केस में इनका कितना मास रेशियो आ रहा है S और O का 32:16 आ रहा है ना। SO का इनमें कितना मास रेशियो है 32 और 16, यानी कि हो गया 1:2 आ रहा है ना। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं SO2 तब कितना आता मास रेशियो 32 और 32, तो इस केस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, ठीक है, जो कि इसका एक होल नंबर रेशियो है 2:1 और 1:1 है ना। तो ये लॉ है, तो इसको फटाफट पूरा उतारो आप, फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। ये लॉ पूरा हो गया है, इसमें तो इतना ही है। जहाँ पर भी 3 आइटम दिख जाए तो वहाँ पर आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगाना है, क्लियर। नेक्स्ट 5th लॉ में रफ करो, इसको रफ हो गया ये सारे लॉज इंपॉर्टेंट है, इन पे घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है, पहले कॉन्सेप्ट ले लो उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे अपन आगे। नेक्स्ट है आपका गैल-लुसैक लॉ। नेक्स्ट जो 2 लॉज है 5th और 6th, या ये दोनों लॉ गैस के ऊपर फॉलो करते हैं, सिर्फ गैसेस के ऊपर ही लागू होते हैं, ठीक है ना। गैल-लुसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम, ये लॉ क्या बोलता है कि जब गैसेस के वॉल्यूम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सपोज H2O2 क्या बनता है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस कितना आता है, ऑक्सीजन 2 इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, है ना। तो जब गैसेस के वॉल्यूम फॉर्म में इंटरेक्ट करती है तो उनका रेशियो एक होल नंबर रेशियो होता है, बस ये लो है, नथिंग इज, इट इज़ नॉट, इट इज़ समथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है। इसका जो सपोज इसका अपन ले रहे हैं 100 ml H2 गैस ले रहे हैं, तो इसका होगा 50 ml, एक तो इनका रेशियो कितना आएगा 2:1 आएगा। तो इनका जो वॉल्यूम क्या होता है सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। अब भले कहीं पर भी वाटर फॉर्म हो रहा है तो वॉल्यूम का रेशियो ये रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं और वाटर बना रहे हैं तो यहाँ पर अपन 200 ml 50 से रिएक्शन करी, नहीं, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, एक हमेशा एक होल नंबर रेशियो ही रहेगा वॉल्यूम का, क्लियर। अगर कह दे कि आपके पास 300 ml है H2 गैस है, कितनी है 300 ml,
तो बताओ ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा भाई। 100 का कितना चाहिए 50, तो इसके लिए कितना होगा 150 ml। इज इट नॉट? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रेशियो कितना है 2 और रेशियो 1 का है ना। जितना ऑक्सीजन है उसका डबल क्या है H2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 300 ml लिया है H2 गैस, तो ऑक्सीजन कितनी होगी रिक्वायर 150 ml। तो ये तो लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, होल नंबर रेशियो होता है वॉल्यूम का, राइट। अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास 10 ml H2 गैस, बताओ कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा, तो कितना दूंगा आंसर इसका 5 ml। ठीक है, बिकॉज H2 डबल है ऑक्सीजन का। ओके, N2H2 रिएक्शन करती है, बनता है NH3 अमोनिया, है ना, बैलेंस हो सकता आता है। इस तरफ N2 2 है, इधर 2 लगा दिया, इस तरफ 6 हो गया तो 3 लगा दिया। तो यहाँ पर N2 और H2 में 3:1 का 1:3 का 1:3 के अंदर वॉल्यूम है। अगर मैं कहता हूँ कि 100 ml N2 है, तो उसका पूरा रिएक्शन हो जाए उसके लिए कितना H2 चाहिए, तो क्या बोलोगे आप 300 ml चाहिएगा। क्यों? बिकॉज 1:3 रेशियो का वॉल्यूम है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल लॉ है, नथिंग इट इज़ नथिंग, वेरी सिंपल लॉ। तो इसको उतारो एग्जाम्पल, फिर अपन लिखते हैं इसके बारे में। यहीं पे लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in a chemical reaction of gases, their volume will be simple whole number ratio। उनका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, तो उसको उतारो, फिर अपन नेक्स्ट लॉ करते हैं। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट है आपके अवोगाड्रो लॉ। इट इज नेक्स्ट लास्ट 6 लॉ है अवोगाड्रो लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, गिवन बाय द साइंटिस्ट अवोगाड्रो, है ना, नाम तो सुना ही होगा, राइट। ही हैज गिवन द मोल कॉन्सेप्ट। इसने कहा था कि पार्टिकल्स कितना होता है 1 मोल के अंदर 6.02 × 10⁻³ ठीक है। तो अब इसने एक और लॉ देता। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर गैसेस के फिक्स मोल है, सॉरी फिक्स वॉल्यूम है, चाहे वो कैसी भी गैस हो, तो उनके पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा इक्वल रहेंगे। क्या बोला? सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, वही H2O2 वाला बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है। क्या बन रहा है? वाटर वेपर, यानी गैस फॉर्म में वाटर है। इधर भी ये गैस है, इधर भी ये गैस है। ठीक है, ये लोग कहता है कि चाहे कैसी भी गैस है, इनके फिक्स वॉल्यूम है, तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर रहेंगे, चाहे वो H2 है, चाहे CO2 है, चाहे कोई भी गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग कितना आता है, इधर 2 2, इधर 2 आ गया, इधर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर H2 के 2 वॉल्यूम है। तो मैं सपोज ये जो बॉक्स बना रहा हूँ, 2 बॉक्स बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसमें H2 के पार्टिकल्स है 5 मॉलिक्यूल्स, सपोज 5 मॉलिक्यूल्स। इधर भी H2 के पार्टिकल्स है 5 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इस तरफ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है 5 पार्टिकल्स है, सपोज 5 मॉलिक्यूल है। तो गैसेस के अगर फिक्स वॉल्यूम है, इसका फिक्स वॉल्यूम है, इसका फिक्स वॉल्यूम है ना, तो फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल ही होंगे। तो इसके भी 5 है, इसके भी 5 ही है। फिक्स वॉल्यूम है, एक फिक्स वॉल्यूम, या तो ये लो फिर ये लो। यहाँ पर 2 बॉक्स इसलिए बिकॉज यहाँ पर 2 H2 इसलिए, यहाँ पर
2 मोल है, इसलिए दैट्स वन यहाँ पर 2 लिया है। तो फिक्स वॉल्यूम में बात करते हैं तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा सेम रहेंगे, ये लॉ है, राइट। अब यहाँ बनती है वाटर वेपर, वो भी गैस फॉर्म है, ठीक है। H2O 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 H2O, टोटल 10 मॉलिक्यूल बनाए मैंने। कितने बनाए? 10 मॉलिक्यूल। वैसा क्यों? क्योंकि ये लॉ कहता है ना कि अगर फिक्स वॉल्यूम है तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन फिक्स वॉल्यूम करते हैं, इधर वॉल्यूम फिक्स है, इधर ही वॉल्यूम फिक्स है, तो यहाँ पर 5 पार्टिकल्स, तो यहाँ पर 10 क्यों है? बिकॉज यहाँ पर 2 मोल है, इसकी डबल हो रहा है ना पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या डबल हो रहा है, ठीक है। तो एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या रहेगा? सेम रहेगा। इट इज लॉ। देखो इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ any chemical reaction in any chemical reaction in a fixed volume of any gas, there will be fixed number of particles। मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू लॉ, इन एनी केमिकल रिएक्शन इन अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ एनी गैस देयर विल बी फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपन 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक वॉल्यूम ले रहे हैं, उसमें 10 पार्टिकल्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10 पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। इधर 5 आ, इधर 10 आ रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर आपने फिक्स वॉल्यूम लिया है तो फिर उसके अंदर पार्टिकल्स भी क्या आएगा? नंबर ऑफ सेम रहेगा। क्लियर? तो ये भी कोई हार्ड एंड टफ नहीं था, इसको उतारो। इस लॉ के अकॉर्डिंग अपन वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन फाइंड relation between vapor density and molecular mass of gas। तो गैस का वेपर डेंसिटी है और मॉलिक्यूलर मास है, उसके बीच में अपन रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट? molecular mass of gas is equal to 2 multiple vapor density, ठीक है। ये फॉर्मूला अब कैसे है ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंदर। क्लियर? फिलहाल तो ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। अब ये क्या होती है वेपर डेंसिटी? व्हाट इज वेपर डेंसिटी? वेपर तो समझ में आता है क्या होती है, डेंसिटी पता है क्या होती है, लेकिन जब दोनों वर्ड कंबाइन होते हैं तो बनता है वेपर डेंसिटी। वो क्या होता है पता नहीं, ठीक है। तो ये क्या होती है? अपन अगर किसी भी गैस की जो डेंसिटी होती है उसको अपन हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, कोई भी गैस वो कितनी हैवी है देन हाइड्रोजन, तो उसको अपन उनके जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो लिख लो, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है? किसी भी गैस की डेंसिटी है वो हाइड्रोजन से कितनी है ना, वो कितनी हैवी है हाइड्रोजन से, शॉर्ट में कहते कितनी भारी है वो हाइड्रोजन से, उसी पर बोलते हैं वेपर डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस। क्लियर? तो ये बनता है फॉर्मूला। अब इसके बारे में अपन आगे और बात करेंगे इन चैप्टर सॉलिड स्टेट। फिलहाल तो ये क्या होते हैं फॉर्मूला, रिलेशन क्या होता है पता होना चाहिए आपको, और वेपर डेंसिटी क्या होता है बता दिया आपको। द कंपेरिजन ऑफ एनी डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद द हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस।
लिख लो इसको भी, डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। ये रिलेशन फाइंड हुआ था बाय द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो लॉ। वेपर डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ गैस with reference to the density of H2 gas is called vapor density. Density of gas with reference to the density of hydrogen gas is called vapor density. तो इतना करो, ये सारे कॉन्सेप्ट है, मेन तो आपके 6 लॉज है, ये सारे अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन आगे और बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। फिलहाल तो इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, राइट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।